हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हर रोज़ हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं प्रीलिम पर्सपेक्टिव उनके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो दोनों काम साथ साथ में करते हैं। तो आज बहुत से टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत से बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे अलग अलग कोर्सेज। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का ज्वाइन करना है तो ये अवेलेबल है। जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके अंदर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो अगर आपको लगता है, ठीक है। इसके अलावा जीएस का अलग से क्रैश कोर्स भी हमने दे रखा है कि कुछ बच्चों को लगता है यार हमने बाकी पढ़ लिया है और इसको एक बार रिवाइज़ करना है ताकि प्रीलिम से पहले रिवीजन भी हो जाए, तो ये अवेलेबल है। और अकेला करंट अफेयर का अगर किसी को लगता है तो वो भी अवेलेबल है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आज न्यूज़ में था द हिंदू में। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू स्मोक टावर टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इट इज़ बेस्ड अपॉन डाउन ड्राफ्ट एयर क्लींजिंग system rather than updraft system used in HEPA filters. Second statement है, as per recent reports smoke tower technology failed to clean air due to semi-arid conditions in Delhi. Third है, it can trap bigger particulate matters like PM10 but not able to trap PM2.5. तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन देखो कॉम्बिनेशन से है। ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का द हिंदू न्यूज़पेपर तो स्मोक टावर टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर वहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है, लेकिन हमने इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है, हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी इज़ द ऑप्शन। कैसे है वो देखते हैं। तो ये आज का आर्टिकल है जो द हिंदू में आया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं बताता हूँ आपको बैकग्राउंड समझो, उसके बाद दो तीन टेक्नोलॉजी हैं सारी समझनी है हमने। स्टबल बर्निंग का इशू चल रहा है, चाहे वो पंजाब हो, है ना, हरियाणा, यूपी। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। 2019 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप दिल्ली एंड सीपीसीबी को कि आप स्मोक टावर लगाओ। ये चाइना के अंदर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया इंडिया के अंदर भी, तो प्रपोज किया आईआईटी बॉम्बे ने कि हम लगाएंगे और पहला स्मोक टावर लगा दिया गया। अब बात आती है कि स्मोक टावर काम कैसे करते हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम स्मोक टावर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दो टाइप के स्मोक टावर हैं। ये हमारा जो स्मोक टावर है इसकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पोल्यूटेड एयर एंटर करती है और यहाँ पे फ़ैन लगे हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, ये वाले अगर फ़ैन आप वो दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सी जो एयर को जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, यहाँ से ऊपर से एयर जो है नीचे को आती है और जब नीचे आती है तो इसको फिर फिल्टर में से पास किया जाता है। फिल्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ से पास किया जाता है और जो फिल्टर्ड एयर है हमारी बाहर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउन ड्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है, लेकिन चाइना जो है वो अप ड्राफ्ट सिस्टम यूज़ कर रहा है। मतलब उसके अंदर यहाँ से एयर जो एंटर होती है पोल्यूटेड एयर और यहाँ से जो प्यूरीफाइड एयर है बाहर निकलती है। सो स्मोक टावर दोनों टाइप के हो सकते हैं। वो अलग बात है कि इंडिया ने एक टाइप का यूज़ किया है, ठीक है जी। तो स्मोक टावर का जो पहली स्टेटमेंट हमारी थी कि डाउनवर्ड एयर क्लींजिंग सिस्टम के ऊपर है रैदर देन अप ड्राफ्ट, ठीक है। तो अप ड्राफ्ट भी हो सकता है, डाउन ड्राफ्ट भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट अपनी गलत है। अब बात करते हैं, इसकी काम का पता चल गया। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो इंस्टॉल हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर आप ये आर्टिकल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखाएगा अलग अलग लेवल की, कितना लेवल रहा। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मोक टावर लगा हुआ है तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो उसके पास में एरिया है यहाँ पे एयर जो है वो क्लीन करनी चाहिए उसको, है ना, और यहाँ पे आके थोड़ा सा पोल्यूटेड एयर मिल सकती है। मतलब आपको जो स्मोक टावर के आसपास है यहाँ पे एयर क्लीन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट मिला है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आई है कि मतलब स्मोक टावर के पास कहीं कहीं पोल्यूटेड एयर है और दूर जाएँ थोड़ी सी क्लीन है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि स्मोक टावर इतना एफिशिएंट नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न उन्होंने बताया कि एक तो देखो हमारी जो मॉनिटरिंग इतनी अच्छी नहीं है। अलग अलग जो सिस्टम है हम यूज़ कर रहे हैं और एक टाइम के ऊपर थ्रू आउट द एरिया पूरा हम मॉनिटर नहीं कर रहे। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अलग अलग सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ना। मान लीजिए यहाँ पे स्मोक टावर के पास जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो बड़ा है, तो यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है तो इतना ये स्मोक टावर क्लीन भी नहीं कर पा रहा। तो नेट लेने देने अगर बात करें तो यहाँ पे नेट रिजल्ट है कि स्मोक टावर ने कोई हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाई नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा कुछ अच्छा आया नहीं है। तो यही ये रिपोर्ट बोल रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब आइडियली क्या होना चाहिए कि मल्टीपल मॉनिटर होने चाहिए यहाँ पे, और हमें जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए रेदर देन कि हम बहुत ज़्यादा स्मोक टावर लगाएं। इतना खर्चा भी कर लिया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं आया, ठीक है जी। तो स्मोक टावर की फंक्शनिंग होगी, हमें दोनों टाइप के हो सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अब बात करते हैं और भी कुछ। एक है वायु।
विंड ऑगमेंटेशन प्यूरीफाइंग यूनिट, ये भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बोला तो उस टाइम पे इंस्टॉल किए गए। यहाँ पे भी अगर आप ये देखोगे रोड की साइड के ऊपर लगाए जाते हैं, यहाँ पे भी जो फैन है वो सक्शन करते हैं एयर और फिल्टर में से निकाल के हम प्यूरीफाई एयर निकालते हैं। इसकी रेंज जो है ऑन एवरेज 500 मीटर स्क्वायर तक ये इतना एफिशिएंट है। और यहाँ पे एक और बात है कि इसके अंदर कार्बोनेटेड कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन लगाया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, हमारे जो हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी अटैच होती है, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन के साथ मिलकर ये CO2 को रिलीज़ करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड डालूं तो वहाँ पे CO2 निकलती है जो लेस हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक आपने पॉइंट याद रखना है। एक और न्यूज़ में थे 2018-19 में, वो है HEPA फिल्टर्स, हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट रेजिस्टेंस। ये भी क्या करते हैं, ये भी बेसिकली यहाँ पे फिल्ट्रेशन ही करते हैं, एयर को प्यूरीफाई करते हैं, बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो तीनों टाइप की टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर ली। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आता है तभी आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। रिसेंटली एग्जीबिशन ऑफ चिंतामणि पद्य नाटकम वाज बैंड, द स्टेट नोन फॉर दिस प्ले इस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अभी पढ़ लेंगे। तो ये अगर आप देखोगे द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया हुआ है, तो वो आर्टिकल की ये पिक्चर है दोस्तों। हुआ क्या है कि दोस्तों, चिंतामणि पद्य नाटकम एक प्ले है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि जो चिंतामणि है वो फ्लैश ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती है, और जिसकी वजह से, ठीक है, एक कम्युनिटी है वो है आर्या व्यासा कम्युनिटी। इसका जो मेंबर है वो है शुब्बी शेट्टी, ठीक है। शुब्बी शेट्टी क्या करता है, इसके चक्कर में बहुत सारी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बहुत सारी जो अपनी प्रॉपर्टी लुटा देता है उसके ऊपर। और यहाँ पे दिखाया गया कि बाद में जो चिंतामणि है वो लिबरेशन अटेन करती है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी को एक मैं बोलूँ कि एक आपको सोसाइटी को एक इमेज क्रिएट ऐसी की गई है कि सोसाइटी को मैसेज दिया गया है कि आपको गलत काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना और अच्छे काम के अंदर इन्वॉल्व होना है। लेकिन यहाँ पे जो गलत काम के अंदर करैक्टर प्ले किया गया है वो बिलोंग करता है इस कम्युनिटी को, ठीक है। तो इस कम्युनिटी ने बोला भाई हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, इसीलिए इसने अपोज किया था कि इसको प्ले को बैन करो, ठीक है। और इसने ये बोला था बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स एंड करैक्टर यहाँ पे शो किए गए हैं जो उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। तो यही है न्यूज़, ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जाना नहीं है, बस आपको स्टेट का नाम याद रखना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंडा स्ट्रेट, कारीमाटा स्ट्रेट, मकासर स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये आना चाहिए, मैप वर्क के अंदर आता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग से मैंने बनाया है। क्यों मैं बनाया है अभी बताऊंगा मैं आपको, जो आज में न्यूज़ में था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी है दोस्तों, ठीक है जी। अब देखो, राइजिंग सी लेवल प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रीलोकेट कैपिटल। तो 2019 से ये बातें चल रही हैं कि भाई जो इंडोनेशिया है वो चाहता है कि वो अपनी जो कैपिटल को रीलोकेट करना। अब इस टॉपिक का हम बेनिफिट कैसे लेंगे, इस टॉपिक का बेनिफिट दोस्तों एक तो आपको मेंस में मिलेगा, जहाँ पे आपको आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक क्वेश्चन नहीं आता, पॉपुलेशन इंक्रीज के ऊपर आ जाता है, तब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के ऊपर आ जाता है, किसी में से इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपको बस ये एग्जांपल वहाँ पे छाप देनी है। कैसे छापनी है अभी हमें पता चलेगा। रिसेंटली इंडोनेशिया पार्लियामेंट ने लॉ अप्रूव किया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम अपनी कैपिटल जो है जकार्ता से वो शिफ्ट करेंगे ईस्ट कालीमेटम को। यहाँ पे अगर आप देखोगे बोर्नियो आइलैंड के ऊपर है ये एरिया, ठीक है। और इसका नाम रखा गया नुसांतरा, ठीक है। तो इंडोनेशिया के अंदर इसका नाम भी लेना आसान है, तो इसलिए इसका नाम भी नुसांतरा रखा गया है। अब बात करते हैं इसका रीज़न क्या है। रीज़न अलग अलग है। एक तो उन्होंने बोला कि जो जकार्ता है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई है, पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है इनइक्वालिटी। अगर हम जावा आइलैंड के ऊपर जकार्ता की बात करते हैं तो जकार्ता जो है उसका एरिया है स्मॉल, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि बिगर कालीमेटम, ईस्ट कालीमेटम की बात करें तो इसका एरिया है लार्ज, ठीक है जी, इसका एरिया है लार्ज। और यहाँ पे जो फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग ईस्ट कालीमेटम है नहीं, तो इसलिए इसको भी डेवलप किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। इसके अलावा जकार्ता जो है वो सिंक कर रहा है, क्यों, यहाँ पे बहुत सारे जो रिवर्स हैं,
ठीक है दोस्तों, रिवर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लड के भी बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अपना एक एंगल आ गया उसकी वजह से, और यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी है जहाँ पे सिंकिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब देखो कितने रीज़न है, ठीक है जी। अब इन रीज़न में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा हमें मेंस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आपने एग्जाम्पल देनी। फॉर एग्जाम्पल भाई किसी कंट्री को तो अपनी कैपिटल ही शिफ्ट करनी पड़ रही है, ये चीज़ें इतनी सीरियस है, यहाँ पे इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। ईस्ट कालीमेटम कहाँ पे है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है दोस्तों। ये बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट के अंदर है, यहाँ पे जिसको शेयर करता है आइलैंड को इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। अगर आप यहाँ पे पिक्चर को देखोगे तो ये ब्रुनेई रहा, मलेशिया है, और इंडोनेशिया अराउंड 70% इसका पोर्शन को शेयर करता है, ठीक है जी। अब इस रीजन को यहाँ पे बोर्नियो आ गया। एक तो क्वेश्चन है यूपीएससी सीधा पूछ ले इसके के ईस्ट कालीमेटम कहाँ पे है, कौन से आइलैंड के ऊपर है ना, सिंपल क्वेश्चन आ गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको सी पूछ लिए गए, ठीक है, जैसे सेलिबस सी है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बेंडा सी है, तो ऐसे आपको सी के जो एक सुलू सी भी आता है, तो उसकी आपको जावा सी है, इसकी आपको वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। दूसरा अगर आपको आइलैंड आ गए है ना, आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तब आपको सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, देन सुलावेसी, दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकता है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है आपको स्ट्रेट पूछ ली, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है दोस्तों, सुंडा स्ट्रेट है, कारीमाटा स्ट्रेट है, मक्कासर स्ट्रेट है, ठीक है जी। यहाँ पे चारों की इनकी आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने टॉपिक को देख के निकालनी है कि अगर मैं मैप वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इस पोर्शन के ऊपर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि भाई ये न्यूज़ में था। एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बोर्नियो आइलैंड कौन कौन सी कंट्री शेयर करती हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन वो भी हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़ में भी थी, तो इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट है, हाई बैंड स्पेक्ट्रम इन 5G कैन प्रोवाइड ग्रेटर कवरेज एंड देन लो बैंड स्पेक्ट्रम। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कुड इंटरफेयर विद इंस्ट्रूमेंट सच एज एल्टीमीटर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स। सो ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, पहले इस टॉपिक को तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आज के जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी न्यूज़ के अंदर ये आर्टिकल आया है एक्सप्लेन्ड पेज के अंदर, ठीक है दोस्तों, एक दिन पहले आया। इसके अलावा और भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर बात की गई है, द हिंदू के ऊपर भी बात की गई है। तो सभी की जो कटिंग है वो लगाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, पहली स्टेटमेंट है कंसेप्चुअल ज़्यादा, ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है करंट से रिलेटेड, तो दोनों का कम्बिनेशन ये अपना क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। 5G टेलीकोस पोज थ्रेट टू एयरलाइन सेफ्टी। हुआ क्या है दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि बहुत बार, कई बार अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए तो इंटरफेरेंस बहुत आती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं 5G की। पहले इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, आपको इजी रहेगा। 5G हम यूज़ करना चाहते हैं। 5G के अंदर क्या है, जो फ्रिक्वेंसी का बैंड है वो हाई रखना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो 5G किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो, लेटेंसी डिक्रीज़ हो, है ना, कि भाई हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो तो ज़्यादा स्पीड आएगी 4G के कंपैरिजन, तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह सभी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम 5G का यूज़ कर रहे हैं। 5G के अंदर 3 बैंड स्पेक्ट्रम है मेनली। एक है लो बैंड के अंदर लो फ्रिक्वेंसी है, मतलब इसका है लो फ्रिक्वेंसी। अब लो फ्रिक्वेंसी तीनों के कंपैरिजन, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी होगी तो यहाँ पे इसकी कवरेज ज़्यादा है। मान लीजिए जैसे कोई कॉलेज वगैरह है ना, या एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं वहाँ पे चाहिए, हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम लो बैंड स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इसकी 100 Mbps तक लिमिटेड है। मिड बैंड है, उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई होगी, इसकी कवरेज जो है वो थोड़ी लो होगी एज़ कम्पेयर टू लो बैंड, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर कवरेज कहूँगा तो इसकी होगी, सेकंड नंबर पे SP। तीसरी है हाई बैंड, इसकी कवरेज सबसे कम होगी तीनों में, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। तो अगर मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऐसा जिनको लगता है कि हाई स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे हम इस बैंड को यूज़ कर सकते हैं। US भी इसको काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ट्री वगैरह आ गए, तो वो इसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं सिग्नल को। इसीलिए अगर आप देखोगे US इस बैंड के लिए बहुत सारे ट्री की क्लियरेंस कर रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, चलो 5G हमें समझ आया। हुआ क्या है अब US ने रिसेंटली ऑक्शन किया मिड रेंज 5G बैंड, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है 3.7 टू 3.9 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, इस रेंज के अंदर है। अब क्या हुआ कि जो
एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर एक यूज़ किया जाता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर मतलब कि जो एयरक्राफ्ट की आपकी की हाइट कितनी है ज़मीन से, है ना, कितनी है, और जब हम यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर इसको लैंड कर रहे होते हैं तब भी ये एल्टीमीटर बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एल्टीमीटर, ये नॉर्मली एयर प्रेशर के ऊपर काम करता है। ज़्यादातर एयर प्रेशर मतलब ज़मीन से प्रेशर लेता है और ऊपर कितना प्रेशर डिफरेंस है उसके हिसाब से हाइट वगैरह निकालता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एयर प्रेशर के ऊपर ही काम करता है, ये रडार के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है जी, तो अलग अलग चीज़ों को रडार वगैरह को भी यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। यूपीएससी पूछेगी सिर्फ ये एयर प्रेशर के ऊपर काम करता है, वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से एयरक्राफ्ट कौन सा यूज़ कर रहा है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे ये बताता है हाइट वगैरह, तो मतलब ये ज़रूरी है अगर किसी एयरक्राफ्ट को वगैरह हमने सेफली लैंड करना है, स्पेशली अगर मान लीजिए विजिबिलिटी इतनी नहीं है। अगर विजिबिलिटी है तो विजुअल के थ्रू हम वहाँ पे उसको सेफली लैंड कर सकते हैं। तो एल्टीमीटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑपरेट करता है 4.2 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज है ये 4 के आसपास ही है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इसको आपने अभी जो इसकी बिड की है, ऑक्शन किया है, तो यहाँ पे हो सकता है इंटरफेरेंस हो जाए और बहुत सारे एयरक्राफ्ट के एल्टीमीटर के अंदर कोई इशू आ जाए, तो इससे जो पैसेंजर है उनको नुकसान हो सकता है। तो यही न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर मेंस के अंदर हमें सामान चाहिए तो मेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 एग्जांपल मैंने डाली हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑक्शन किया गया वो है 3.4 टू 3.8, तो यहाँ पे लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा साउथ कोरिया तो यहाँ पे भी अगर आप 3.7 तक है तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत एल्टीमीटर वगैरह के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिली। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो दूसरी साइड को बताते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है। खैर वो देखते हैं अभी फ्यूचर के अंदर क्या होता है, लेकिन हाँ ये जो थ्रेट तो एयरलाइन ने प्रोवाइड अपना 5G ने प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि एनिमल के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा, है ना, तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होगा हाई स्पेक्ट्रम का। तो इसके साथ आपने ये भी जोड़ देना जब आप मेंस का आंसर लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है 5th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू वर्ल्ड वाइड वेब। वेब 1.0 was mostly static web pages where users would go to the website and then read and interact. Web 2.0 enables peer-to-peer transaction by eliminating the role of intermediary. Third, as per reports, Web 3 will deliver decentralized and fair internet where user control their data. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 and 2, 2 1 and 3 ऑल ऑफ द ये जो क्वेश्चन है ये टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, फिर इसके अंदर मज़ा आएगा। अदरवाइज़ हम अभी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे 1 and 3 है, सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट एक देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एज़ पर रिपोर्ट। अब ऐसा क्यों लिखा है, मान लो यूपीएससी हो सकता है एज़ पर रिपोर्ट ना लिखे, वेब 3.0 सीधे ही कर दे, क्योंकि वेब 3.0 जो है वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर ये आएगी, तो इसीलिए जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं वो उसने ऐसा मेंशन किया, इसीलिए मैंने ये वर्ड डाला है। हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो तब तक इसके बारे में काफ़ी और चीज़ें आ जाए और यूपीएससी यहाँ पे सीधा वेब 3.0 लिखते। कंसेप्ट उसका यही है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए मैं डालता हूँ ऐसी कुछ चीज़ें कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखो द हिंदू में 17 जनवरी का मैंने आर्टिकल की कटिंग लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आया हुआ है। वेब 3.0 की बात करते हैं तो पहले वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ठीक है दोस्तों, ये है क्या, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेबसाइट ही है ना, जहाँ पे वेब पेजेस से लेके टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस वगैरह सब कुछ है ना। तो ये तो एक जनरल चीज़ है। अब आया वेब 1.0, यहाँ पे 1989 के अंदर इन्वेंट किया गया। इसके अंदर क्या होता था कि स्टैटिक वेब पेज ही होते थे, आप कुछ एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप वहाँ पे मटेरियल देखते थे और उसके खुद ही मन में सोचते थे, तो मन की बात ही रहती थी। ठीक है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाते थे, जैसे आजकल हम वीडियो वगैरह कुछ भी क्रिएट करते हैं। फिर आया वेब 2.0, तो यहाँ पे 1990s के अंदर जो आजकल चल रहा है, यहाँ पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या आप अपलोड कर सकते हो फोटो वीडियो, सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कर सकते हो, फेसबुक वगैरह सब कुछ चला सकते हो। फिर इशू यहाँ पे क्या है, देखो ये कुछ जैसे गूगल वगैरह कुछ कंपनीज ही इसको कंट्रोल करती है। तो जब कंट्रोल करती है तो इट मीन्स कि ये फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है ना। तो दूसरी बात, यहाँ पे आपका डेटा जो है, जैसे आपने मान लीजिए कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपका जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेसी का इशू है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि नहीं, ये बात नहीं, वेब 3.0 की बात की गई जो चलेगा ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आपका जो डेटा है वो ब्लॉक के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, जो सिक्योर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने पर्सन ए ने बी को पैसा भेजना है, तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक बीच में आती है,
बैंक के थ्रू बी के पास पैसा जाता है। तो इंटरमीडियरी यहाँ पे बैंक है। ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं है, सीधा ब्लॉक वहाँ पे लेजर के अंदर अटैच हो जाता है। तो ये मार्च के अंदर मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी एक लेक्चर लिया था ब्लॉकचेन का, तो वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड के अंदर भी देख सकते हो। वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक है, तो वो आप देख सकते हो पूरा A to Z, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा। बस ये सिंपल भाषा में इसका सार जो वेब 3.0 है। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट भी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक डिसेंट्रलाइज काम हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी जो बोलते हैं वो डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये देखो चीज़ों को कंपेयर करना दोस्तों आपस में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, डायनामिक चीज़ें, करंट अफेयर जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसके साथ बेसिक, ठीक है दोस्तों, जो स्टैटिक, दोनों के कम्बिनेशन से ही हमारे जो मैक्सिमम जो MCQs रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि अगर हम देखें एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप बोलोगे जी 15 क्वेश्चन आगे, किसी ने एनालिसिस कर दिया 15 आए। लेकिन जब करंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक है, मतलब वो करंट अफेयर जो स्टैटिक पोर्शन जो न्यूज़ में था, दोनों का कम्बिनेशन करोगे तो वहाँ से 60 तक क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, ईजिली मिलते हैं। और यहाँ पे हम सीधा नहीं क्लेम करते कि वो करंट अफेयर में, हाँ, लेकिन वो चीज़ न्यूज़ में रहती है। अब जैसे वेब 3.0 है ना, जैसे मान लीजिए हमने 5G टेक्नोलॉजी पढ़ी, तो 5G के अंदर क्या क्या है, तो 5G तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन आज हमने क्वेश्चन के अंदर भी उसको डिस्कस कर लिया। दोनों का कम्बिनेशन जरूरी है। यही दोस्तों अब है UPSC के एस्पेक्ट से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ये इसी पैटर्न के ऊपर बढ़ना है हमने। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।